बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम HRM का चैप्टर 3 स्टडी करेंगे, जॉब डिज़ाइन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जॉब डिज़ाइन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइज टास्क, activities, duties and responsibilities to form a job which can best serve organizational goals and objectives. Job design, इसको अगर हम ले टर्म्स में अंडरस्टैंड करें तो एक जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, किस तरह के उसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, उस जॉब में उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, उस जॉब पे आपको क्या इंसेंटिव देने। ओवरऑल जो एक जॉब होती है, जो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं जॉब डिज़ाइन। तो HR डिपार्टमेंट एक HR प्लानिंग करता है कि जॉब्स कैसे होने चाहिए, वो डिज़ाइन करता है, फिर उन्हें रीडिज़ाइन करता है जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो। तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइज टास्क, एक्टिविटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फॉर्म अ जॉब विच कैन बेस्ट सर्व ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में जॉब्स को डिज़ाइन किया जाता है। इसके जॉब डिज़ाइन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले टास्क एनालिसिस, वर्कर एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टास्क एनालिसिस में हम क्या कहते हैं। जॉब डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग what, why, when, where and how a task is to be done through designing a suitable job for an organization. आपने जो काम करवाना है उसके लिए किस तरह की एक जॉब डिज़ाइन की जाए जिससे वो काम बेस्ट तरीके से करवाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जॉब है टीचिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल्स पर्सन की जॉब है, तो आप किस तरह की एक जॉब डिज़ाइन करें जिससे वो टास्क बेस्ट वे में परफॉर्म किया जा सके। Worker analysis, the employee and employer's perspective are integrated in a into a person job fit to best serve the organizational objectives as well as the needs of the employees are taken into consideration. तो हम देखते हैं वर्कर एनालिसिस, यानी कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी और एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से भी कैसे किन इंडिविजुअल्स को उन टास्क के लिए सिलेक्ट किया जाए जिससे हम पर्सन जॉब फिट, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इंश्योर कर सकें। फाइनली एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं हम। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड। द इंटरनल एनवायरमेंट कंप्राइज ऑफ वर्किंग कंडीशंस, फिजिकल एनवायरमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, नॉइज, पोल्यूशन, लाइटनिंग, psychological environment and company's culture. In the external environment, the nature of the job market, labor supply, economic conditions and changing market trends are taken into consideration. तो हम ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जॉब इन्वायरमेंट देखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में एक एम्प्लॉय ने जॉब करना है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल वहाँ वर्क प्लेस इनसिविलिटी तो नहीं है, वहाँ पे सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप कैसे हैं, वहाँ पे लीडरशिप स्टाइल कैसे है, वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स तो नहीं है। इस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, मार्केट की कंडीशंस वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशंस, लेबर सप्लाई, मार्केट के ट्रेंड्स जो हैं, उन सब को आप जहन में रखते हैं जॉब डिज़ाइन करते वक्त। जॉब डिज़ाइन पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम उनके बारे में जनरली कहते हैं कि द बेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इनटू is to ensure person job fit in which the traits of employees are compatible with the nature of the job assigned. बेस्ट ये फिट है पर्सन जॉब फिट। पर्सन जॉब ये फिट ये है कि आपने जो जिन एम्प्लॉज़ को, जिन पर्सनस को सिलेक्ट किया, क्या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी उसका जो नेचुरल उनका टैलेंट्स हैं या एप्टीट्यूड है वो उस जॉब से मैच करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए किसको सिलेक्ट किया तो क्या वो एक्सट्रोवर्जियन है, सोशेबल है या नहीं। तो फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, इन्वायरमेंटल हैं। एम्प्लॉयज़ need financial satisfaction, autonomy, variety of skills, best utilization of their abilities, identity, respect, feedback and recognition of their contribution. ये जो जनरली एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं उनकी जॉब से कि उनमें उनकी जो फाइनेंशियल सबसे पहले नीड सेटिस्फाइड हों, उनके जो स्किल्स हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उनको वहाँ पे इज़्ज़त मिले, उनको रिकग्निशन मिले उनके कंट्रीब्यूशन को। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब डिज़ाइन पे। द
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, डिसीजंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOPs उसके हैं, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब्स पे, आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which influence job design. Moreover, nature of the work, flow of work, and working conditions are also decisive factors in determining job analysis. फिर environmental की बात करते हैं, both internal and external environmental factors influence the job design. अब हम बात करते हैं जॉब डिज़ाइन की जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बिहेवियरल ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच है, इंजीनियरिंग अप्रोच है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल है. सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियरल देखते हैं. जॉब्स हैव some human motives including income, rewards, care, recognition, encouragement, identity, respect and performance appraisal. This approach is inspired by Herzberg कि जो हमारे internal motives हैं वो सारे satisfied होने चाहिए jobs के through. फिर है engineering का model. Scientific management is practiced in a way that the management duties and are assigned management decides and assigns the duties of every employee a day before work. तो इसमें हम जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था फ्रेडरिक टेलर, इसने बेसिकली सजेस्ट किया था कि आपने जो लोगों को टास्क देने हैं ना वो वेल बिफोर टाइम, यानी मोर आइडियली कि आप एक दिन पहले उन्हें बता दें कि आपने कल क्या करना है. मोर ओवर द मैनेजमेंट शुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट टास्क. तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको प्रॉपर उनकी इंस्ट्रक्शंस भी दें, वो ब्लाइंड असाइनमेंट ना हो कि इन टास्क को अचीव कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है. दिस अप्रोच इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ फ्रेडरिक टेलर, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि अ गुड जॉब मस्ट हैव जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स. जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है वो हमें क्या बताता है कि जॉब में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. सबसे पहले आइडियल जॉब में स्किल्स वैरायटी होनी चाहिए, यानी डिफरेंट काम करने के लिए ताकि बोरियत ना हो. टास्क आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो आप काम करें उसकी कोई रिस्पेक्ट हो. और टास्क सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए. जॉब ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपको फ्रीडम हो, आप पे ट्रस्ट किया जाए बजाय कंट्रोल करने के. जॉब फीडबैक, आपको प्रॉपर फीडबैक मिले जब आप अच्छी परफॉर्मेंस शो करें. फिर हम देखते हैं जॉब डिज़ाइन मेथड जो हैं, जिनमें से एक है जॉब सिंप्लीफिकेशन. A job is divided into several parts and each part is assigned to an employee by keeping in view her company in performing that task. Competency in performing that task. This reduces work overload, too many job assignments and person role conflict, incompatibility of the employee trait with a job. वर्क सिंप्लीफिकेशन ये है कि आप एक ओवरऑल जॉब, फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 50 लोग काम करें, तो आप हर इंडिविजुअल जो है उस जॉब को डिवाइड कर देते हैं उन 50 लोगों को, पूरे प्रोजेक्ट को, ताकि वर्क ओवरलोड ना हो, किसी एक इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो. और दूसरा आप उसमें ये करते हैं कि हर इंडिविजुअल को जिस काम से उसकी के स्किल्स की कंपेटिबिलिटी ज़्यादा हो, उसको वो टास्क उसमें से असाइन कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि पर्सन जॉब फिट भी हो जाता है. पर्सन जॉब फिट होता है यानी कि पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, यानी उस इंडिविजुअल के जो स्किल्स हैं उससे कंपेटिबल होता है, उसके जो टास्क उसको असाइन किया जाता है. तो इसको कहते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, कि आप बजाय एक 50 लोगों को एक पूरा प्रोजेक्ट देने के, एक ग्रुप को आप हर इंडिविजुअल को उसकी कंपिटेंसीज के अकॉर्डिंगली उसमें से कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं और इस तरह सारे मिलकर वो पूरा प्रोजेक्ट कर लेते हैं. इसको कहते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद है जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन की आप आइडियल एग्जांपल देखेंगे कि जो फोर्सेस में होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम, या जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव करते रहते हैं. ये जैसे फोर्सेस में होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दूसरी जगह मूव कर जाते हैं तो आपको डिफरेंट स्किल्स को, नई चीज़ों को लर्न करने का मौका मिलता है. ये इस तरह अगर आप एक डिपार्टमेंट में काम करें तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. साइमल्टेनियसली मूविंग एम्प्लॉइज फ्राम वन जॉब place or position to another, just like armed forces. In this way, employees learn new skills, explore opportunities, move from stagnation to growth, and they get rid of getting bored by working in the same place. Place of position for years. This method ensures skill variety. तो जब आप जॉब रोटेशन होती है तो हर जगह पे डिफरेंट टास्क को आप हर पोजीशन पे, प्लेस पे आपको डिफरेंट जो जॉब्स हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो आप में एक स्किल वैरायटी आती है. तो इसको कहते हैं जॉब रोटेशन.
Job enlargement. This is assigning additional charge or responsibilities to employees. This is opposite of job simplification. This causes work overload. जॉब एनलार्जमेंट मोस्टली हायर पोस्ट पे होती है, जैसे आप देखेंगे कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह या एडिशनल टास्क, एडिशनल चार्ज असाइन कर देते हैं एग्जेक्टिव्स को, जो एग्जेक्टिव पोजीशंस पे होते हैं, जैसे एसवीपीज़ हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कंपनीज में। तो इसको कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट, यानी कि जॉब आपकी और ज़्यादा बढ़ गई कि वर्क ओवरलोड इससे बहुत इंक्रीज़ होता है कि आप पहले एक डिपार्टमेंट को के में बतौर एग्जेक्टिव काम कर रहे थे, उसको लीड कर रहे, तो आपको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया, और तो उसको कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनरिचमेंट. एम्प्लॉइज आर interested and they are assigned a variety of related tasks. Horizontal enrichment with autonomy, freedom to complete them without control. और वर्टिकल ट्रीटमेंट reduces, तो इसमें एक तो ये कहते हैं कि वैरायटी ऑफ टास्क दे देते हैं उनको, उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट, यानी जो लोग जिन जिन काम करने में इंटरेस्टेड हों उनको वो डिफरेंट किस्म के टास्क हम देते हैं, तो उन्हें जॉब, उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। और उसके बाद है जॉब एनरिचमेंट, जो है ये हॉरिजेंटल जॉब एनरिचमेंट है कि आपको एसोसिएटेड टास्क दे देते हैं। और उसके बाद जो है अगर आपको विद ऑटोनॉमी, उसके साथ ऑटोनॉमी भी दे देते हैं, फ्रीडम भी दे देते हैं टू कंप्लीट देम विदाउट कंट्रोल, तो उसको कहते हैं वर्टिकल एनरिचमेंट। मीन्स ये है कि वर्टिकल एनरिचमेंट ये है कि अगर पहले आप में लीडरशिप स्किल्स, अगर आपके ऊपर एक लीडर है, ये बॉस है, वो पहले आपको कंट्रोल कर रहा था और आप उन्होंने कहा कि नहीं आप ये काम कर लें, लेकिन आपके ऊपर आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपने खुद कंप्लीट करके बताना है। तो इसका मतलब जो एक सुपरवाइजरी टास्क था कि आपको कंट्रोल करने का, वो अब आप खुद भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं वर्टिकल एनरिचमेंट। तो ना सिर्फ आप में इस तरह लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं और एबिलिटीज़ आ जाती हैं, इट रिड्यूसेस वर्क ओवरलोड एंड अंडरलोड। और वर्क अंडरलोड ऐसे रिड्यूस करता है कि आपको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं जॉब एनरिचमेंट में, तो आप बोर नहीं होते कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और वर्क ओवरलोड वैसे ही आप पे कम हो जाता है, क्योंकि आपको जो टास्क होते हैं मोस्टली वो आपकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड आपको असाइन किए जाते हैं। जॉब री इंजीनियरिंग. द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर clustered, combined in an effective way like a group project that employees can perform these tasks collectively in self-managed teams. In this regard, the HRM modern concept of self-directed work teams SDWT has gained popularity in the world of work. लीडरलेस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट यानी सब्सिट्यूट ऑफ लीडरशिप है कि जॉब री इंजीनियरिंग मीन्स आप बहुत सारे जॉब्स को इकट्ठे करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक फिर ऐसे ग्रुप को असाइन कर देते हैं जो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, तो इसको कहते हैं जॉब री इंजीनियरिंग। उसके बाद है जॉब शेयरिंग. 2 or more workers share duties or job responsibilities on mutual consensus. The modern day organizations are open to job sharing. जॉब शेयरिंग का आप ये देखेंगे कि अगर एक टास्क है और वो टू या एक इंडिविजुअल्स या 5 इंडिविजुअल्स को आपने दिया है, तो आपने उन्हें कहना है कि आपने आपस में खुद ही अपने टास्क को फर्दर जो डिवाइड कर लेना है, और जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों उस तरह से इसको कंप्लीट कर लें आपस में शेयरिंग करके. शेयरिंग मीन्स शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग दैट टास्क और कंप्लीटिंग दैट असाइनमेंट. उसके बाद है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इंस्टेड ऑफ रिजिडली डिफाइंड टाइमिंग्स. इसमें ये होता है फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स में कि देखें जो एक क्लासिकल मॉडल है प्रोटोटिपिकल 8 आवर्स, क्योंकि 3 शिफ्ट्स में हम देखते हैं और 4th शिफ्ट रेस्ट पे होती है, तो राउंड द क्लॉक हम देखते हैं कि 3 शिफ्ट्स हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि आप फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स यानी 8 आवर्स एम्प्लॉइज़ जब जॉब्स करते हैं नॉर्मली अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आप उन्हें वो 8 आवर्स रिस्ट्रिक्ट ना करें कि आप इस टाइम पे आएँ और इस टाइम पे आप ऑर्गेनाइजेशन को लीव करें, यानी इन आउट की जो टाइमिंग है वो उन पे इम्पोज ना करें, बल्कि उनको आप ऑप्शन दे दें कि आप जो मर्जी शिफ्ट, जिस मर्जी शिफ्ट में काम कर लें, जैसे शिफ्ट वर्क में ऑप्शन 3 शिफ्ट्स में ऑप्शन दिया जाता है, या आप अपने तौर पे टाइम डिसाइड करें कि इतना टाइम आपने ऑर्गेनाइजेशन को देना है। जिससे आजकल ऑनलाइन जॉब्स में हो रहा है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड हैं आप, लेकिन उस टाइम में आपने उतने आवर्स के लिए आप बाउंड हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि आपका इन आउट बाउंड हो। तो वो जो है इंस्टेड ऑफ रिजिडली डिफाइंड टाइमिंग्स, एम्प्लॉइज प्रेफर टू कंप्लीट देयर असाइन टास्क इन द वर्क स्केड्यूल
which is suitable to them. Therefore, organization offer 3-4 work schedules to employees. तो ये जैसे शिफ्ट वर्क की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो जिसको जो सूट करता है वो उसको जाके ऑप्ट कर ले। टेली कम्युनिकेटिंग आर वर्क फ्रॉम होम, कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्टेंस मिली है जॉब मार्केट में, टेली कम्युनिकेटिंग और वर्क फ्रॉम होम को। जैसे टेली कंप्यूटिंग आप देखें या work from home, the concept of virtual office is gained much popularity in the modern world of work. The workers prefer working from home in their comfort zone instead of attending the physical office. Thus, through telecommunication, employees can perform these responsibilities. तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको जाके फिज़िकल ऑफिस को अटेंड करने की, ऑर्गेनाइजेशन को में रोज़ जाने की डेली ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से हैं कि वो वैसे भी फुलफ़िल हो सकती हैं, तो आप घर पे बैठ के काम कर लें और ऑनलाइन इन कॉन्टैक्ट रहें अपनी कंपनी से। Alternative work patterns. The employees have to work for fixed number of hours instead of fixed times. Thus, instead of imposing strict time schedules or time-bound duties, workers are allowed to follow alternative work patterns like the preferred shifts, months or seasons of the preference. कि आप खुद देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर लीव्स हैं तो आप कब वो आपको कब जो है आप प्रेफर करेंगे ईयर में, आप अपनी लीव्स को, एनुअल लीव्स को वेल करना, कब आप काम करना चाहते हैं किस सीज़न में। तो इस तरह से वो अल्टरनेटिव वर्क पैटर्न्स भी ऑफ़र करते हैं एम्प्लॉइज़ को। टास्क रिवीजन, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब बाय एडिंग और रिमूविंग सम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो जॉब्स हैं वो रिजिडली डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, तो लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो जो जॉब्स हैं और जो उनके टास्क हैं वो उनको मतलब टाइम टू टाइम रिवीजन होनी चाहिए जॉब्स के स्ट्रक्चर में, जॉब डिज़ाइन में उनको रीडिज़ाइन करना चाहिए। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जब आईटी इकॉनमी दुनिया में आई, 80s में एक रेवोल्यूशन आया, तो दुनिया में सारी जॉब्स की जॉब डिस्क्रिप्शन ही चेंज हो गई। तो अब मस्ट है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, ये अंडरस्टूड एक कंडीशन है जॉब्स के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स के बाद, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जॉब डिज़ाइन में। अब हम देखते हैं चैलेंजेस, एक स्ट्रेटजिक जॉब एनालिसिस, टेक्नो स्ट्रेस, सोशो टेक्निकल सिस्टम्स। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटजिक जॉब एनालिसिस। तो अब हम जब बात करते हैं कि स्ट्रेटजिक, इट मीन्स कि आप अपने प्रेजेंट जो जॉब्स हैं उन पे सिर्फ जॉब एनालिसिस नहीं करें, बल्कि आपकी फ्यूचर में ये कैसी जॉब्स होंगी कंपनी की, उन पे भी आप जॉब एनालिसिस करते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटजिक जॉब एनालिसिस। द ओनली constant feature of organizational life is change. Thus, the job analysis not only focuses on the nature and functions of the current jobs, but also consider the futuristic jobs. जो भी मैं कह रहा था कि futures related. Analyzing the jobs from the futuristic perspective is strategic job analysis. तो ये भी करती हैं companies. Techno stress. This is a type of stress which is due to the use of technology to keep check on the employees, how they work, like use of CCTV, etc. जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, वो देख लें। इसी तरह अब ये जो CCTV फिक्स कर दिए जाते हैं मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में, तो आपको ऑल टाइम्स आप ऑफिस में मॉनिटर किए जा रहे हैं कि आप कैसे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। इवन इफ CCTV इज़ यूज विदाउट इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज, इट आल्सो रेजेस सम क्वेश्चंस ऑफ एथिकल वायलेशंस। और अगर आप उन्हें बताते नहीं हैं कि उन्होंने CCTV फिक्स किए हुए हैं, तो फिर ये एक अनएथिकल इशू भी है कि लोगों को उनके नॉलेज में भी नहीं है और उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। फिर है सोशो टेक्निकल सिस्टम्स। दिस रिकग्नाइजिंग द इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स इन अ जॉब टू बेस्ट सर्व द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों को मशीन्स की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। आप जॉब के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करें और ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे भी। और उसके बाद सोशो फैक्टर रिलेटेड टू हाउ पीपल और ग्रुप्स मेक अ coordinated effort to complete tasks. The techno factor is use of technology, machinery, tools and procedures which transform inputs into outputs. The integration of human factor and technical factor contribute to high employee performance and organizational performance. तो अगर हम इन टेक्निकल फैक्टर्स के साथ सोशल फैक्टर्स यानी ह्यूमन फैक्टर्स को भी इंटीग्रेट कर लें, सोशो टेक्निकल सिस्टम्स डेवलप करें, तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
और ये हमें इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और जॉब और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रीब्यूट करेगा। फाइनली हम देखते हैं कि जॉब डिज़ाइन के बेनिफिट्स क्या हैं। स्कोर ऑफ जॉब डिज़ाइन, व्हाट मैनी वर्कर्स आर सी दे एक्चुअली हैव। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्कर्स के पास टेक्निकली फिजिबल जॉब्स हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल जॉब्स हैं, लेकिन बिहेवियरली डिज़ायरेबल नहीं है। द आइडियल जॉब डिज़ाइन क्या हो सकता था, जो टेक्निकली भी फिजिबल हो, जो इकोनॉमिकली भी फिजिबल हो, जो बिहेवियरली भी फिजिबल हो, यानी उसमें ह्यूमन फैक्टर और सोशल फैक्टर भी इंक्लूड किया जाए। लोगों को मशीन्स की तरह कि आप उन्हें पे कर रहे हैं और वो आके काम कर रहे हैं। इसके साथ अगर एक ह्यूमन फैक्टर भी इंटीग्रेट किया जाए तो इसको कहेंगे हम ये आइडियल जॉब डिज़ाइन है। अब हम जॉब डिज़ाइन के फाइनली बेनिफिट्स देखेंगे। इट इंश्योर्स पर्सन जॉब फिट, right person for the right job at the right time. It reduces work overload, it reduces work underload, it enhances employee performance, it enhances organizational performance. It is a way to modernize jobs, यानी कि इस वक्त जो लेटेस्ट हमारी नीड है जॉब्स की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फुलफिल करता है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।